हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं कि गुटनिरपेक्षता क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है। गुटनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तटस्थता से इसका अंतर व्यक्त करते हुए इसके मूल तत्वों या विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। गुटनिरपेक्षता ना तो पृथकवाद है और ना ही तटस्थतावाद। यह निष्क्रियता अथवा कर्मण्यता का सिद्धांत भी नहीं है। व्याख्या कीजिए। तो इसमें बेसिकली आप जानेंगे कि गुटनिरपेक्षता किस प्रकार तटस्थता से अलग है और इसकी विशेषताएं क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं गुटनिरपेक्षता है क्या। निसंदेह गुटनिरपेक्षता भारतीय विदेश नीति की आधारशिला है। आप सब जैसे जानते ही होंगे कि हर एक देश की अपनी एक विदेश नीति होती है। तो हमारे देश भारत की भी एक विदेश नीति है और हमारे विदेश नीति की आधारशिला गुटनिरपेक्षता है। गुटनिरपेक्षता की नीति को सर्वप्रथम व्यावहारिक रूप देने का श्रेय भारत के प्रथम पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को है। गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाते समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यदि हम अपने आप को किसी एक गुट के साथ जोड़ लेते हैं तो एक प्रकार से शायद यह अच्छा कदम सिद्ध होगा, लेकिन हमें ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इससे लाभ की अपेक्षा हानि ही होगी। इससे हम दुनिया में अपने प्रभाव का उपयोग नहीं कर सकेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह भी कहा था कि मैं तटस्थ शब्द का प्रयोग नहीं करता क्योंकि उसका प्रयोग सामान्य रूप से युद्ध काल में होता है। शांति काल में भी इससे एक प्रकार के युद्ध की मनोवृत्ति प्रकट होती है। विभिन्न विद्वानों द्वारा गुटनिरपेक्षता की गई व्याख्याएं इस प्रकार है। जॉर्ज लिस्का ने लिखा है कि किसी विवाद में यह जानते हुए कि कौन सही है और कौन गलत है, किसी का पक्ष लेना तटस्थता है, लेकिन असंलग्नता या फिर गुटनिरपेक्षता का अर्थ है सही और गलत में भेद करके अंतर करके सदैव सही नीति का समर्थन करना। गुटनिरपेक्षता की इस व्याख्या से यह सिद्ध होता है कि यह एक सक्रिय एवं स्वतंत्र सिद्धांत है। गुटनिरपेक्षता कैसा सिद्धांत है? सक्रिय एवं स्वतंत्र सिद्धांत है। गुटनिरपेक्षता कोई निष्क्रिय सिद्धांत नहीं है। डॉक्टर अप्पुदुराय ने कहा है कि गुटनिरपेक्षता को उत्तम रूप से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि किसी देश के साथ, विशेषकर पश्चिमी गुट अथवा साम्यवादी गुट के देशों के साथ सैनिक संधियां न की जाए। पंडित नेहरू के शब्दों में गुटनिरपेक्षता से तात्पर्य है एक राष्ट्र द्वारा सैनिक गुटों से अपने आप को अलग रखने का प्रयत्न। इसका अर्थ है जहाँ तक संभव हो समस्याओं को सैनिक दृष्टिकोण से ना देखकर, यद्यपि कभी कभी यह भी सामने आता है, हमें स्वतंत्र दृष्टिकोण से देखना चाहिए तथा संपूर्ण देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने चाहिए। श्री एम.एस. राजन का कहना है कि विशेष रूप से तथा नकारात्मक रूप से गुटनिरपेक्षता का अर्थ है कि सैनिक अथवा राजनीतिक गठबंधनों को अस्वीकार करना। सकारात्मक रूप में इसका अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर जब वे सामने आए, गुण दोष के आधार पर तदर्थ निर्णय लेना। परिभाषाओं का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डेफिनेशंस। इन परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि गुटनिरपेक्षता की नीति वह नीति है जो विभिन्न गुटों से तटस्थ रहते हुए भी राष्ट्रीय हित के अनुसार स्वतंत्र रूप से न्याय पक्ष का समर्थन करती है। विश्व की घटनाओं के प्रति यह उदासीन नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक नीति है जो विश्व शांति तथा सह-अस्तित्व के सिद्धांत में आस्था रखती है। यह नीति किसी एक गुट के साथ मिलकर उचित अनुचित का विचार किए बिना आंख मूंद कर पीछे पीछे चलने में विश्वास नहीं करती। तटस्थता और गुटनिरपेक्षता पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि तटस्थता और गुटनिरपेक्षता का अर्थ एक समान नहीं है। दोनों में यह अंतर है कि युद्ध के समय तटस्थ राज्य युद्ध से अलग रहता है, लेकिन गुटनिरपेक्ष देश न्याय का समर्थन करते हुए उस राज्य का साथ दे सकता है। ठीक है, तटस्थता का अर्थ क्या है कि युद्ध के समय में राज्य जो है युद्ध से अलग रहता है, लेकिन गुटनिरपेक्ष देश जो है वो न्याय का समर्थन करता है, यानी सही का समर्थन करते हुए उस राज्य का साथ देता है। ठीक है, इस नीति से अभिप्राय है, यानी गुटनिरपेक्षता की नीति से यह अभिप्राय है कि किसी भी देश के साथ सैनिक गुटबंदी में सम्मिलित न होना, हर प्रकार की आक्रामक संधि से दूर रहना, शीत युद्ध से अपने को पृथक यानी अलग रखना तथा राष्ट्रीय हित का ध्यान रखते हुए न्यायोचित पक्ष में
अपनी विदेश नीति का संचालन करना। गुटनिरपेक्षता तथा तटस्थता में अंतर, डिफरेंस बिटवीन नॉन अलाइनमेंट एंड न्यूट्रलिटी। दोनों में क्या अंतर है, चलिए देखते हैं। तटस्थता केवल वास्तविक युद्ध की अवधि तक सीमित है, जबकि गुटनिरपेक्षता एक सक्रिय सकारात्मक नीति है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्र शीत युद्ध में अपने को पृथक रखते हैं। गुटनिरपेक्षता को हम सकारात्मक तटस्थता कह सकते हैं। तटस्थता दो आक्रामक राष्ट्रों के प्रति उदासीनता का दृष्टिकोण है। इसके विपरीत गुटनिरपेक्ष राष्ट्र न्याय पक्ष का समर्थन करता है। तटस्थता एक प्रकार से एकाकीपन की अवस्था है, जबकि गुटनिरपेक्षता विधेयात्मक है। गुटनिरपेक्षता एक स्थायी सिद्धांत है। गुटनिरपेक्षता की नीति का उद्देश्य विश्व शांति के लिए सतत प्रयास करना है। इसका आधार स्वतंत्रता तथा सामाजिक न्याय है। प्रोफेसर पीटर के अनुसार शीत युद्ध में संयुक्त राज्य और सोवियत संघ द्वारा प्रेरित शक्तियों के मध्य चल रही राजनीतिक या कूटनीतिक प्रतिद्वंदिता में किसी भी पक्ष का समर्थन करने से इनकार करना ही तटस्थता है। दूसरी ओर कूटनिरपेक्षता का अभिप्राय है कि बिना किसी के साथ पूरी तरह बंधे हुए अपनी स्वतंत्र नीति का पालन किया जाए। गुटनिरपेक्षता की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात शांति केवल तनावपूर्ण शांति थी। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस दोनों शीत युद्ध में संलग्न थे। भारत शीत युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा राष्ट्रों की सुरक्षा तथा शांति के लिए पूरी तरह से खतरनाक समझता था। इसलिए शीत युद्ध का विरोध भारत की विदेश नीति का एक मूलभूत सिद्धांत बन गया। युद्ध का विरोध भारत की विदेश नीति का एक मूलभूत सिद्धांत बन गया था और गुटनिरपेक्षता की नीति शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और विभिन्न देशों में सहयोग का समर्थन करती है। दूसरे राष्ट्रों ने गुटनिरपेक्षता की नीति का भरपूर स्वागत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के द्वारा किया है। गुटनिरपेक्षता की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। गुटनिरपेक्षता की नीति सैनिक या सुरक्षा संधियों का विरोध करती है। पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट अपोजेस टू मिलिट्री एंड सिक्योरिटी अलायंसेस। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, जब हम यह कहते हैं कि हम गुटनिरपेक्ष नीति पर चलते हैं तो स्पष्टतया इसका अर्थ है सैनिक गुटों से गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता प्रत्येक प्रकार की सैनिक या सुरक्षा संधियों का विरोध करती है जो तनावों तथा शक्ति राजनीति की अपेक्षा और कुछ नहीं है। यह नाटो, सीटो तथा वार्सा पैक्ट आदि सुरक्षा संधियों का विरोध करती है और उन्हें शीत युद्ध के साधन मानती है। गुटनिरपेक्षता की नीति को मानने वालों का यह विचार है कि यह गठबंधन विश्व शांति के लिए खतरा है, क्योंकि प्रत्येक गठबंधन का एक प्रतिकूल गठबंधन है। इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण में भय, शंका, घृणा तथा अविश्वास को उत्पन्न करता है। गुटनिरपेक्षता गठबंधनों को युद्ध, साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के साधन समझती है, इसलिए यह उसका विरोध करती है। गुटनिरपेक्षता की नीति शीत युद्ध का विरोध करती है। पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट अपोजेस टू कोल्ड वॉर। गुटनिरपेक्षता की नीति उस समय अस्तित्व में आई जबकि अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य शीत युद्ध चल रहा था तथा दोनों महाशक्तियां भारत जैसे संप्रभु राष्ट्रों को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयत्नशील थी। ये संप्रभु राष्ट्र शीत युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए हानिकारक मानते थे। शीत युद्ध का विरोध करने के उद्देश्य से उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया है। पंचशील सिद्धांत गुटनिरपेक्षता की आधारशिला है। ये भी गुटनिरपेक्षता की एक मुख्य विशेषता है कि पंचशील सिद्धांत गुटनिरपेक्षता की आधारशिला है। 1961 में गुटनिरपेक्षता के 3 कर्णधारों पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर और मार्शल टिटो ने 5 आधार स्वीकार किए थे। पहला, सदस्य देश स्वतंत्र नीति पर चलता हो। दूसरा, सदस्य देश उपनिवेशवाद का विरोध करता हो। तीसरा, सदस्य देश किसी सैनिक गुट का सदस्य ना हो। चौथा, सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता न किया हो। एवं पांचवा, सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की स्वीकृति ना दी हो। गुटनिरपेक्षता की जो बुनियाद भारत ने 1946-47 में रखी थी, वह समय के साथ और भी अधिक मजबूत बन चुकी है। पंडित नेहरू के यह शब्द आज भी इस नीति के संदर्भ में सजीव है। जहाँ स्वतंत्रता के लिए खतरा उपस्थित हो, न्याय को धमकी दी जाती हो अथवा जहाँ आक्रमण होता हो, वहाँ ना तो हम तटस्थ रह सकते हैं और ना ही तटस्थ
रहेंगे। गुटनिरपेक्षता की एक ये भी विशेषता है कि गुटनिरपेक्षता की नीति शांति में सहअस्तित्व तथा अहस्तक्षेप की धारणा में विश्वास रखती है। गुटनिरपेक्षता की नीति शक्ति की राजनीति का विरोध करती है। पंडित नेहरू ने कहा था कि भारत को उन समूहों की शक्ति राजनीति से दूर रहना चाहिए जो एक दूसरे के विरुद्ध पंक्तिबद्ध हुए खड़े हैं, जिनके कारण भूतकाल में 2 विश्व युद्ध हुए तथा जो पुनः इससे भी अधिक व्यापक स्तर पर तबाही की ओर ले जा सकती है। अतः भारतीय गुटनिरपेक्षता की नीति शीत युद्ध तथा शक्ति की राजनीति के विरुद्ध शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा पारस्परिक विकास में विश्वास करती है। भारत का दृढ़ विश्वास है कि सभी राष्ट्र शांतिपूर्ण ढंग से पारस्परिक सहयोग द्वारा विश्व शांति तथा समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। भारत इसी नीति के माध्यम से दोनों महाशक्तियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने में सफल रहा है। विश्व के अधिकांश देश भारत के मित्र हैं। कूटनिरपेक्षता राष्ट्रीय हित प्राप्ति का साधन है। यह भी कूटनिरपेक्षता की एक विशेषता है कि ये जो है राष्ट्रीय हित का प्राप्ति का साधन है। प्रत्येक देश की विदेश नीति का लक्ष्य राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति होता है, परंतु उस लक्ष्य प्राप्ति के साधन भिन्न हो सकते हैं। इस बारे में भारत स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता है। वह भली भांति जानता है कि किसी महाशक्ति से गठजोड़ करने पर स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। पंडित नेहरू ने कहा था कि भारत किसी देश अथवा राष्ट्र के समूह का पिछलग्गू नहीं रह सकता। उसकी स्वतंत्रता तथा प्रगति एशिया के लिए महत्वपूर्ण अंतर डालेगी तथा इस कारण विश्व पर भी। अतः गुटनिरपेक्षता की नीति विदेशी संबंधों में कार्य की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ साधन है। क्रियाशीलता की इस स्वतंत्रता ने भारत के प्रत्येक मामलों को गुण दोषों के आधार पर परखने तथा बिना किसी पक्षपात के निर्णय लेने में समर्थ बनाया है। इस नीति में यानी गुटनिरपेक्षता की नीति में आदर्शवाद तथा यथार्थवाद का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। यह अलगाववाद की नहीं बल्कि क्रियाशीलता की नीति है। गुटनिरपेक्षता अलगाववाद एवं अक्रियाशीलता की नीति नहीं है, बल्कि यह नीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पूर्ण सक्रियता के साथ भाग लेने की पक्षधर है। यह असहाय दर्शक बने रहने की नीति का खंडन करती है तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में पूर्ण सहयोग देने की पक्षधर है। गुटनिरपेक्षता की नीति शस्त्रीकरण के पक्ष में नहीं है। यह नीति यानी गुटनिरपेक्षता की नीति शस्त्रीकरण को हतोत्साहित करती है। यह आर्थिक समृद्धि तथा शांतिपूर्ण विकास को महत्व प्रदान करती है। यह नीति साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध करती है। कूटनिरपेक्षता की नीति साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का घोर विरोध करती है तथा राष्ट्रीय प्रवृत्ति का समर्थन इसलिए करती है क्योंकि यह प्राचीन राष्ट्रों के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायक है। गुटनिरपेक्षता जातिवाद तथा रंगभेद में विश्वास नहीं करती। गुटनिरपेक्षता की नीति विश्व बंधुत्व में विश्वास करती है और इसके द्वारा विश्व शांति की कामना करती है। यह नीति लचीली है। कूटनिरपेक्षता की नीति में समय के अनुरूप ढलने की क्षमता है। यह निर्भीकता तथा साहस की नीति है जो न्याय की रक्षा के लिए यदि आवश्यक हुआ तो युद्ध का सहारा भी ले सकती है। निष्कर्ष यह सर्वविदित है कि आज मानव जाति आणविक शस्त्रास्त्रों के बारूदी ढेर पर बैठी हुई है तथा जरा सी भी चिंगारी इस ढेर का विस्फोट कर महाविनाश कर सकती है। इस खतरे से बचने के लिए एक ही उपाय है कि दुनिया के सभी राष्ट्र सहअस्तित्व एवं गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाएं। इस नीति का महत्व इस बात से भी सिद्ध होता है कि विश्व के लगभग 116 देश इस नीति को अपना चुके हैं। गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता क्या है? निसंदेह विश्व राजनीति में गुटनिरपेक्षता राष्ट्रों के लिए एक स्थायी नव विकल्प के रूप में उभरी है। इसने विश्व के लघु राष्ट्रों तथा गरीब एवं तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की स्वतंत्रता और समानता को अक्षुण्ण बनाने में पूर्ण सहयोग किया है। कूटनिरपेक्षता की नीति ने विश्व के पूर्ण ध्रुवीकरण को रोककर विचारधारागत शिविरों के विस्तार को और प्रभाव को संयत करके तथा गुटों के अंदर भी स्वतंत्रता की शक्तियों को प्रोत्साहन देकर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने तथा उसे बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसने संयुक्त राष्ट्र संगठन के अंदर और बाहर दोनों जगह बहुत से कल्याणकारी क्षेत्रों में जैसे कि उपनिवेशों को स्वतंत्र कराने, प्रजातीय समता को साकार करने तथा अन्य विकसित देशों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में बहुत योगदान किया है।
संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न मंचों से गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने विश्व शांति, उपनिवेशवाद की समाप्ति, परमाणविक के अस्त्रों पर रोक, निशस्त्रीकरण, हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करना, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का गठन आदि विषयों पर संगठित रूप से कार्यवाही की है और सफलता प्राप्त की है। गुटनिरपेक्षता की औचित्यता का प्रश्न भी उभर कर सामने आया है। गुटनिरपेक्षता की सार्थकता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के वातावरण में तो थी, किंतु पिछले 2 दशकों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत से आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही सोवियत संघ विघटित हुआ है। पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद मृतप्राय हो गया है। वार्सा पैक्ट रद्द कर दिया गया। न्याय व्यवस्था परिवर्तित हो गई है। जर्मनी का एकीकरण हो चुका है। कूटनिरपेक्षता शीत युद्ध के संदर्भ में उदित हुई थी और आज शीत युद्ध के समाप्त हो जाने के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो गया है। फरवरी 1992 में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की बैठक में मिस्र ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की समाप्ति की पुरजोर वकालत की। उसने तर्क दिया कि सोवियत के विघटन से सोवियत गुट तथा शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता खत्म हो गई है। लेकिन बहुसंख्यक विदेश मंत्रियों ने इस पर अपनी सहमति नहीं जताई। उनका तर्क था कि बड़ी संख्या में गुटनिरपेक्ष देश अभी निर्धन हैं या उनका आर्थिक विकास शैशव अवस्था में है और समृद्ध राष्ट्रों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उनका नौपनिवेशिक शोषण किया जा रहा है। इस स्थिति में उन्हें बचाने के लिए यह जरूरी है कि अमीर और गरीब देशों के बीच सार्थक वार्ता के लिए जोर दिया जाए और विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग को मजबूत बनाया जाए। इससे निर्गुट आंदोलन एक अपरिहार्य मंच का काम करेगा। आज संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से गुटनिरपेक्ष आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में गुटनिरपेक्ष आंदोलन विश्व की पुकार की भूमिका अदा कर सकता है और यह महाशक्तियों को विकासशील एवं अविकसित राष्ट्रों में परमाणु अस्त्रों का भंडारण करने से रोके। यह सर्वविदित है कि 21वीं शताब्दी में आर्थिक युद्ध होगा। आर्थिक रूप से समृद्ध राष्ट्रों के गुट उभर कर स्वयं ही प्रतिस्पर्धा कर लेंगे और इससे विकासशील राष्ट्रों की स्वतंत्रता और हितों पर खतरे के बदलाव मंडराएंगे। इस विभीषिका से बचने के लिए उत्तर दक्षिण साम्यवाद, दक्षिण दक्षिण साम्यवाद, G77 तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन को संगठित होकर महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निम्न कार्यों में परिलक्षित होती है। पहला, नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग करना। दूसरा, परमाणविक निशस्त्रीकरण के लिए दबाव डालना। तीसरा, दक्षिण दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहित करना। तीसरा, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अमेरिकी आधिपत्य का विरोध करना। पांचवा, विकसित एवं विकासशील देशों के बीच सार्थक विचार विमर्श के लिए दबाव डालना। छठा, जिन गुटनिरपेक्ष देशों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है वे अपना अतिरिक्त धन विकसित राष्ट्रों के बैंकों में जमा न करें बल्कि उसे गरीब देशों के विकासात्मक कार्यों पर लगाए। सातवां, नव औपनिवेशिक शोषण का कड़ा विरोध किया जाए। आठवां, संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन के लिए दबाव डाला जाए ताकि विकसित देशों को प्रस्तावित पुनर्गठन के लिए सहमत किया जा सके, यानी उसके निषेधाधिकार परिषद की सदस्यता में पर्याप्त वृद्धि की जा सके या महासभा को और अधिकार दिए जा सके। दूसरे शब्दों में, गरीब देशों के मध्य पारस्परिक सहयोग की वृद्धि के अभाव में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा तथा अब तक किए गए सारे प्रयास विफल हो जाएंगे, विशेषकर ऐसे समय में जबकि शीत युद्ध का अंत होने के बाद यह राजनीतिक उद्देश्य विहीन हो गया है। निष्कर्ष, इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने पृथक विदेश नीति तथा नव उदित देशों को संगठित करने के सिद्धांत के द्वारा सैनिक भिड़ंत की दिशा में संभावित नियंत्रण के साथ साथ विश्व शांति की स्थापना में भरपूर सहयोग दिया है। परस्पर विचार विमर्श द्वारा समझा बुझाकर और वृहत पैमाने पर प्रचार करके आंदोलन ने उपनिवेशवाद उन्मूलन की प्रक्रिया को भी तीव्र किया है। 1960 के बाद यह महसूस किया गया कि राजनीतिक उपनिवेशवाद का तो उन्मूलन हो रहा है, लेकिन नव स्वतंत्र राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए थे और उनकी औद्योगिक दशा दयनीय थी, जिसके कारण अविकसित देश अमीर राष्ट्रों की गुलामी के शिकार थे। इसीलिए नई अंतर्राष्ट्रीय चिंता के विषय
आर्थिक समस्या और पर्यावरण प्रदूषण रोकने की समस्या रह गए। लोसाका और अल्जियर्स सम्मेलनों में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव रखकर आंदोलन ने अब विश्व में प्रदूषण की समस्या पर ध्यान केंद्रित किया है। यह सिद्ध करता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने शांतिपूर्ण समतावादी विश्व व्यवस्था स्थापित कर विकासशील देशों का भविष्य उज्जवल बनाने की अविरल कोशिश की है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को संस्था का रूप धारण किए 40 वर्षों से ज़्यादा समय हो चुका है। इस आंदोलन की सदस्य संख्या 116 हो गई है, जो इस आंदोलन के बल और प्रभाव की वृद्धि की ओर संकेत करती है। परंतु इस विस्तार से उसमें कमजोरियां भी आई है। इससे उसकी सामूहिक एकता में कमी आई है और परिणाम स्वरूप उसके निर्णयों एवं घोषणाओं का नैतिक राजनीतिक प्रभाव कम हुआ है। अतः यह कहना न्याय संगत होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इस दृष्टि से यदि यह वास्तव में चाहे तो सामूहिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।